आज की ये मूवी एक ऐसी टाइम ट्रेवल की कहानी के ऊपर है जिसमें एक बड़ा सा जहाज समुद्र से गायब हो जाता है और बहुत सालों बाद कभी एयरपोर्ट पर दिखाई देता है तो कभी बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है, कभी रेगिस्तान में दिखता है तो कभी न्यूक्लियर प्लांट पर गिर के बड़ा धमाका कर देते हैं। लेकिन इतने सालों बाद आज किसकी गलती से इसके साथ ऐसा हो रहा है और इस जहाज के अंदर जो लोग थे उनके साथ क्या होता है और आखिरकार ये अपने समय में वापस जा पाते हैं या नहीं, यही सब लेकर आज की ये शानदार कहानी है। तो कहानी शुरुआत होती है एक रिसर्च लैब में जहां हम साइंटिस्ट रिचर्ड और उसकी टीम को देखते हैं जो एक नई आविष्कार पर काम कर रहे होते हैं। और आज इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए एक बड़ी बिजनेस गर्ल जिसकी नाम कैथरीन है वो आने वाली थी, जो इस प्रोजेक्ट को फंड भी कर रही थी। वह आते ही रिचर्ड ने अपनी एक असिस्टेंट रिस को उसकी कार पार्क करने को कहता है और कैथरीन को वह अंदर ले जाता है जहां से रिचर्ड की सिग्नल पर एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में कैथरीन की ही कार को यूज किया जाता है। अब जब लैब एम्प्लॉय धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाने लाते हैं तो वह कार गायब होने लगती है और कुछ देर के बाद वह पूरी तरह से गायब हो भी जाती है, लेकिन करंट कम करने पर वह वापस भी आ जाती है। यह देखकर कैथरीन काफी इंप्रेस होती है और रिचर्ड कहता है कि फाइनली उसने इनविजिबिलिटी को आविष्कार कर ही दिया, यानी किसी भी चीज को अब गायब किया जा सकता है। लेकिन तभी प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी होने लगती है और एक बहुत ही बड़ा धमाकेदार आवाज होता है। वहीं दूसरी तरफ इस लैब के 19 किलोमीटर दूर पर एक प्राइवेट प्लेन टेक ऑफ करने लगता है, पर तभी उसके पायलट देखता है कि रनवे पर उसे कुछ इलेक्ट्रिक चीज दिखाई दे रही है, जिससे अचानक से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है और उनमें से एक बहुत ही बड़ा वॉरशिप आ जाता है, जिससे टकराकर वह प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और इसी ब्लास्ट की आवाज लैब तक पहुंचा था। इसके बाद इसी समय लैब में भी कुछ हलचल होने लगती है और कैथरीन की कार पूरी तरह गायब हो जाती है। अब हमें एक कैफे को दिखाया जाता है जहां पर हम कार्ल नाम की एक पुलिस को देखते हैं जो कैफे की मॉली के साथ फ्लर्ट कर रहा था। इन दोनों की जल्दी शादी भी होने वाली थी। तभी कार्ल को रेडियो पर प्लेन एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वह जल्दी से निकल पड़ता है। उधर कैथरीन रिचर्ड से पूछती है कि यह गायब होने की टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास इतनी जल्दी कैसे आई, तो वह बताया कि दरअसल यह टेक्नोलॉजी 1942 में ही डेवलप की गई थी, लेकिन किसी ने यूज नहीं की थी। पर पिछले 20 सालों से उसकी कंपनी इस पर काम कर रही है। ये दोनों जा ही रहे थे कि तभी रिचर्ड के असिस्टेंट आकर उसे उस शिप और प्लेन ब्लास्ट के बारे में बताती है और कहती हैं कि वह शिप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की थी। जो सुनते ही ये दोनों अचंभित होते हैं। इधर यहाँ कार्ल जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वह इतना बड़ा शिप देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि यह उस वक्त की काफी फेमस शिप था जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय अचानक समुद्र से गायब हो गया था और आज जाकर यह यहाँ पर आया हुआ है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वही शिप के अंदर हम एक आदमी देखते हैं जिसका नाम बिल था। उसे होश आता है और वह सीट से उठने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से उठ पाता है। वह अपने साथियों को शिप में ढूंढने लगता है, पर उनकी सभी साथी शिप से जोर कर मर के स्टैच्यू बन चुके हैं, जो देखकर वह काफी डर जाता है। इधर बाहर कार्ल शिप के चारों तरफ अजीब सी लाइट फ्लिकर करते हुए देख रहे थे और ये सब मेली को कॉल करके बताते हैं। अब अंदर से बिल जब शिप की दीवार को टच करता है तो वह शिप से बाहर आ जाता है। ठीक उसी तरह जैसे ही कार्ल बाहर से टच करता है तो वह अंदर चला आता है और इसी दौरान मॉली भी वहां आ पहुंचती है। तो वहां के एक लोकल वर्कर उसे बताता है कि कार्ल शिप के अंदर चला गया है। लेकिन तभी अचानक से शिप की रोशनी बहुत जोर से फ्लिक करने लगती है और अचानक से कार्ल के साथ ही शिप वहां से गायब हो जाता है। वही बिल जो शिप के बाहर आ गया था वो सिटी में आता है और आज की दुनिया को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बिल उसी शिप के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही सीधा आज की दुनिया में टाइम ट्रेवल कर चुका था। तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है जहां पर वह आज की डेट 2012 देखता है, जिससे वह काफी टेंशन में आ जाता है। अब सामने उसे मॉली का ही कॉफी शॉप दिखाई देता है जिसमें जाकर वह लेना से कॉफी मांगता है। बिल उससे पूछता है कि वह नेवी को कैसे कांटेक्ट करेगी, क्योंकि उसे अपने समय में वापस जाना है। तो लेना उसे बताती है कि वह नेवी के वेबसाइट पर जाकर उन्हें कांटेक्ट कर सकता है। हालांकि बिल को यह बातें समझ नहीं आई, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वह लेना से एक औरत के बारे में पूछता है जिसका नाम मेरी गार्डनर था। तो लेना बताती है कि मेरी गार्डनर काफी समय पहले मर गई, लेकिन उसकी पोती मॉली गार्डनर को मैं जानती हूं और वह उसे मॉली बारे में बताती है। जिसके बाद पुराने जमाने के पैसे देकर बिल वहां से चला जाता है, जो जानने के बाद लेना
सीधा मॉली को कॉल करके उसे बताती है कि कोई मिलिट्री का आदमी उसके दादी को ढूंढ रहा था। अब बिल मॉली को ढूंढते हुए चला जाता है। इसी दरमियान रिचर्ड, जो कैथरीन के साथ कहीं जा रहा था, उसे बताया जाता है कि उनके लैब का जनरेटर काफी ज्यादा पावर जनरेट कर रहा है और वह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इसी समय दूसरी तरफ बिल का शरीर इलेक्ट्रिक्यूट होने लगता है और ठीक उसी समय शिकागो शहर के आसमान में एक बहुत बड़ा होल खुलता है, जिसमें से वह शिप नीचे आकर एक बिल्डिंग के ऊपर फंस जाता है, जिस शिप के अंदर अभी भी कार्ल मौजूद था। अब जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसका हाथ अब शिप के वॉल के अंदर फंस चुका है। वही थोड़ी समय के बाद बिल मॉली के दादी के घर पर पहुंचता है, जहां पर मॉली उसे देखकर घबरा जाती है। लेकिन तभी बिल उसे समझाता है कि वह दरअसल उसका दादाजी है, जो आज से 70 साल पहले शिप के साथ अचानक से गायब हुआ था। यह जान के मॉली बताती है कि दादी भी 3 साल पहले ही मर चुकी है, लेकिन वह मरते दम तक आपको ही ढूंढ रही थी। यह सब कुछ सुनते ही बिल को काफी बुरा लगता है, इसलिए अब वह फैसला करता है कि वह इन सारी चीजों को वापस से सुधरेगा ताकि वह अपने समय में वापस लौट सके। अब मॉली इंटरनेट पर सर्च करके बिल को बताती है कि आपकी शिप 1942 में गायब होने के बाद गवर्नर की सारी चीजें ग्रे गार्डनर कंपनी को बेच दी थी, जो दरअसल रिचर्ड की ही कंपनी थी। उधर अब रिचर्ड कैथरीन को समझता है कि दरअसल ये एक टाइम ट्रैवल का प्रोजेक्ट था और सबसे पहले 1942 में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर उनका जनरेटर बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो गया था, जिसके चलते एक ग्रेविटेशनल फ्लक्चुएशन हुआ था, जिस वजह से टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एक क्रैक आ गया था और उसी वर्म होल से वह शिप 1942 से सीधा 2012 में आ गई। अब ये लोग शिप के बारे में सारी जानकारी निकालते हैं तो उन्हें पता चला है कि इस शिप में एक इंसान बिल बच गया है, जो उसी टाइम ट्रैवल के प्रोजेक्ट में काम करने वाला ग्रुप का चिप टेक्नीशियन था। इधर मॉली अपने दादाजी को आज के जमाने के कुछ कपड़े देती है और बताती है कि कार्ल नाम की आदमी से उसकी एंगेजमेंट हुई है, जो उस शिप के साथ अब गायब हुआ है। इन दोनों की बातचीत चल ही रहा था कि तभी गवर्नमेंट का एक एजेंट, जिसका नाम हेगन था, वह मॉली के घर पर आता है और बिल के बारे में पूछने लगता है और वह सीधा घर में घुस ही आता है और बिल को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी पीछे से बिल आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि बिल को मारने के लिए कैथरीन ने ही हेगन को भेजा था और अब यहां पर कैथरीन ने अपनी टीम को शिप के अंदर जाने का ऑर्डर देती है ताकि वह शिप को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। इसी बीच रिचर्ड की असिस्टेंट रिचर्ड को वार्न करती है कि शिप के अंदर भी जो जनरेटर है, जहां पर टाइम ट्रैवल का प्रोजेक्ट पहले चल रहा था, वह जोर जोर से काम करने लगा है, जिस वजह से शायद शिप दोबारा से मूव होगी। यह बात सुनने के बावजूद भी कैथरीन अपने लोगों को वापस आने का ऑर्डर नहीं देती। इधर मॉली और बिल लेना के कैफे में आकर वहां से उसकी कार और कुछ पैसे उधार लेकर उस जगह जाने के लिए निकलते हैं जहां शिप है। अब वहां पहुंचने पर बिल पहले की तरह ही वापस से इलेक्ट्रिक्यूट होने लगता है और ठीक उसी समय वापस से शिप से वैसे ही पावर जनरेट होने लगती है और शिप फिर से गायब हो जाती है। कार्ल अभी तक शिप में ही फंसा हुआ था। वह कोशिश करके मॉली को एक मिस कॉल देता है और मॉली जब उसका यह कल देखते हैं तो काफी खुश होती है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि कार्ल अभी भी जिंदा है। अब उधर रिचर्ड और कैथरीन रिसर्च करते हैं कि शिप वापस से कहां दिखाई दे सकता है। ये इसलिए ढूंढ रहे होते हैं ताकि कैथरीन शिप को बम से डिस्ट्रॉय कर सके और ये बार बार जो चल रही है उसे बंद कर सके। कैथरीन बिल और मॉली को भी मारने की आर्डर देती है, लेकिन रिचर्ड को यह अच्छा नहीं लगता। वह बिल और मॉली की मदद करने को सोचता है। इधर बिल और मॉली दोनों हाईवे से छुपकर जा ही रहा होता है कि तभी वह शिप फिर से एक रेगिस्तान में आकर गिरता है, जिस वजह से बिल के अंदर से काफी पावर निकालने लगती है और वह एक कार को ब्लास्ट कर देता है। यह देख के पुलिस भी बिल को पकड़ने के लिए आती है, लेकिन वे लोग पुलिस से बचते हुए एक वैन से भाग निकलते हैं। अब यहां पर कैथरीन फाइटर जेट की मदद से शिप पर अटैक करने लगती है, लेकिन शिप की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ भी नहीं होता और अब वापस से शिप गायब होकर सीधा इंग्लैंड के न्यूक्लियर प्लांट में गिरता है। तो वहां का प्लांट टूटने के कारण बहुत बड़ा धमाका होता है। अब इधर बिल और मॉली के ऊपर हेगन और उसकी टीम हमला कर देते हैं, पर बिल की इलेक्ट्रिक पावर के आगे टिक नहीं पा रहा होता है। इनकी लड़ाई चल ही रही थी कि तभी रिचर्ड वहां आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ आने को कहता है। रास्ते में रिचर्ड बताता है कि अगर तुम्हें अपने समय में वापस जाना है तो उस शिप की जरूर होगी। दूसरी तरफ कैथरीन को पता चल जाता है कि रिचर्ड ने उसे धोखा दिया है
अब यहाँ रिचर्ड मॉली और बिल को अपने रिसर्च सेंटर में लेकर आता है और इनको बताता है कि तुम्हें वापस जाने के लिए शिप की जरूर होगी और हमें शिप को इस लैब में लाना होगा। तो वह अपने सारे जनरेटर को ऑन करता है, जिसके चलते बिल भी वापस से इलेक्ट्रिक्यूट होने लगता है और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण शिप इनके लैब में ही आ जाती है। अब जैसे ही शिप आती है तो बिल जल्दी से शिप के अंदर चला जाता है, जिस दौरान कैथरीन भी वहां आ पहुंचती है और शिप के साथ साथ पूरे रिसर्च सेंटर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देती है। वहीं शिप में बिल कार्ल से मिलता है जो फंसा हुआ था। वह अपने पावर की मदद से कार्ल को फ्री कर देता है, लेकिन शिप में हेगन भी आ जाता है और वह बिल के ऊपर अटैक करता है। इधर बाहर मॉली कैथरीन को गोली मार देती है, पर कैथरीन के पहले की ऑर्डर से एक न्यूक्लियर मिसाइल इसी रिचार्ज सेंटर की तरफ आ रहा होता है। अब यहाँ पर बिल कार्ल को शिप से बाहर भेज देता है और कार्ल वापस से मॉली से मिलकर खुश होता है। अब देखते ही देखते यहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स काफी बढ़ जाती है और आसमान में एक बहुत ही बड़ा होल खुल जाता है, जो कि शिप के साथ साथ उस न्यूक्लियर मिसाइल को भी अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन कार्ल और मॉली वहां से भाग निकलते हैं। अब शिप के समा जाने के बाद वह होल बंद हो जाता है। अब आखिर में हम मॉली को देखते हैं, जो अपने घर में अपने दादाजी बिल के साथ होती है, जो बुजुर्ग हो गए थे। यानी कि बिल अपने समय में वापस जाने में कामयाब हुआ था और अपनी जिंदगी अपने पत्नी के साथ ही गुजारी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।